Hello guys, welcome to the People's Polity. And today we will be starting our new chapter that is the salient feature of the Constitution. अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं और 3 चैप्टर्स में हम लोगों ने फंडामेंटल बैकग्राउंड को कवर किया है, जिसमें कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को देखा, हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को देखा है और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखा है। अब इन तीनों फंडामेंटल्स को क्लियर करने के बाद we will be starting with our new chapter that is the salient feature of the Indian Constitution. Now Indian Constitution के salient features बोलने का मतलब क्या होता है? There are certain features which are attached to the modern constitution that we are having, that is called the Indian Constitution. Now इसके पहले क्लासेस में जिसमें कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को कवर किया था और जिसमें रूल ऑफ लॉ को कवर किया था, उसमें सर्टेन बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों ने क्लियर किए थे। वो फंडामेंटल्स क्या थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अपने आप में कुछ कंपोनेंट कैरी करता है। नाउ हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेदर एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैव द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और नॉट, ये हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में देखा था। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है और वो इसलिए बोला जाता है कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को कैरी करता है। इट इज़ नॉट जस्ट अ पुलिस स्टेट, सिर्फ एक पुलिस स्टेट नहीं है जिसमें कि इंटरनल ऑर्डर और आउटर फोर्स से प्रोटेक्शन लिया जाता है, बल्कि एडिशनली नेचुरल राइट्स का कंसिडरेशन होता है एंड रूल ऑफ लॉ होता है, प्लस लिमिटेड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। Now, limited government is one of the very important aspect of the constitutionalism also, as well as the modern constitution, because कि ये rule of law से ही connected होता है। Because अगर rule of law है तो law के अंदर होगा और law अपने आप में defined territory बनाता है, उस territory के अंदर ही government form करती है और because कि एक particular territory होता है जिसके अंदर government का formation होता है, तो that formation is limited by the formation of rule of law. Okay, so that is how the constitutionalism came into ऑपरेशन। सो सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यही फीचर्स आ जाएंगे जो फीचर्स इसके रिपरकशन की वजह से या फिर इसके आने के कारण जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाता है। सो वन बाय वन वी विल क्लियर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर द इंट्रोडक्शन से हम लोग पॉइंट वाइज कुछ फीचर्स को कवर करेंगे, उसके बाद मोर डिटेल एंड इलेबोरेटेड वे में कवर करेंगे। सो व्हाट आर दीज फीचर्स आर? द फर्स्ट फीचर इज द दिस विल नॉट बी एन एग्जॉस्टिव लिस्ट जिसमें कि हर एक फीचर्स कवर हो जाएंगे, कुछ ब्रॉडर चीज़ों को कवर कर रहे हैं, देन आफ्टर वी विल कवर वन बाय वन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिटन एंड अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम लोग देखेंगे व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज अनरिटन, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटन है तो क्यों है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स भी देखेंगे। देन आफ्टर विल सी फ्लेक्सिबल एज वेल एज यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेदर फ्लेक्सिबल है या यूनिटरी है या बोथ फ्लेक्सिबल एंड यूनिटरी है। देन आफ्टर वी विल सी द फेडरल कैरेक्टर ऑफ फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और unitary nature of the constitution, whether our constitution, because हम लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट क्या वो ट्रू सेंस में यूनियन है, क्या हम लोग टोटली यूनिटरी हैं और वी आर हैविंग द फेडरल नेचर, और किस रेशियो में फेडरल नेचर है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि फेडरल नेचर ऑफ द पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है। सो ये कहने को यूनिटरी हम लोग कह सकते हैं, बट मोर ओवर वी आर ओवरऑल फेडरल इन नेचर। सर्टेन एस्पेक्ट जो है वो यूनिटरी नेचर का है, जो कि ओवरऑल जो डेफिनेट पॉलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफाइन करता है। देन वी विल सी द ऑर्गेनिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। इट इज एन ऑर्गेनिक थिंग, या फिर ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट बोलने का मतलब है कि इवॉल्व विथ टाइम, इवोल्यूशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ साथ एक कंसेप्ट आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। केशव नंदा भारती केस इज अ प्राइम एग्जांपल, जो कि लैंडमार्क केस है।
एंड केशव नंदा भारती केस में अमेंडमेंट से ही डील करते हुए ये था कि वेदर एवरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड और नॉट, एंड हर एक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट डिग्री तक अमेंड किया जा सकता है। ये फ्लेक्सिबल और यूनिटरी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है। सो दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड, ओके, कि फ्लेक्सिबल कहाँ कौन कौन सा प्रोविजन फ्लेक्सिबल और कौन कौन सा प्रोविजन यूनिटरी है, इसको डिफाइन करता है। देन फिफ्थ इज द लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अभी हम लोगों ने देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का वन ऑफ द एसेंस होता है लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इट इज ऑब्वियस कि जो वन ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, वो लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करेगा। नाउ लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बताता है कि द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज एक्टिंग ऑन अ लिमिटेड सोवरेनिटी। गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं अभी हम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट सोवरेनिटी दैट पीपल आर कैरिंग, we are talking about the government which is limited in nature, utilizing a limited power, working under an umbrella of supreme law, that is the Constitution of India. So ये one of the wing हो गया। इसके बाद हम लोगों के पास आ जाता है the fundamental rights as well as judiciary as one of the features of the Constitution. Okay, तो judiciary के क्या फीचर हैं? इसको interpreter of the Constitution भी बोला जाता है। इसको जुडिशरी को हम लोग एज अ गार्डियन भी बोलते हैं, एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। सो जुडिशरी डिफरेंट रोल्स निभाता है, और डिफरेंट रोल वो किस तरीके से निभाता है, डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स निभाता है। सो आर्टिकल 32 एंड 226 है, देन आर्टिकल 13 है, सो देन आर्टिकल 368 है विच इज़ द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे रिलेटेड है इन सब चीज़ों से। All of these things we will study under that topic. Okay, then there is a very important thing, the emergency provision. Emergency provision जो है it's a one of the very debated aspect of the constitution कि whether in democracy like India should carry this kind of provision, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स में देखा जाता था पहले। ये अचानक से विथ वन स्ट्रोक जो है वो पूरा का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को टर्न करके इनसाइड आउट कर देता है, एंड वी वर्क एज अ वेरी हार्ड यूनिटरी गवर्नमेंट, रिजिड गवर्नमेंट, जिसमें कि जो फुल कंट्रोल है वो यूनियन के हाथ में चला जाता है। स्टेट जो है वो सबलाइम हो जाता है फॉर सर्टेन मोमेंट जब तक इमरजेंसी प्रोविजन लागू होते हैं। वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, जिसमें नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है एंड इकोनॉमिक इमरजेंसी है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में हम लोग डिफरेंट इमरजेंसी जो है उसका एप्लीकेशन होता है वो हम लोग देखते हैं। Okay, so overall these are the basic salient feature of the constitution that we are going to see, and one by one, and इसके अलावा जो भी आएंगे कुछ और certain और grounds हैं salient features में, जिसको कि हम लोग with जैसे जैसे कवर होते जाएगा वैसे वैसे उसको हम लोग assimilate करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। Okay, let us start with the salient feature of the constitution. So modern constitution सबसे पहला चीज़ है, because ये हम लोगों को डिफरेंशिएट करता है एज वन ऑफ द हैविंग द मॉडर्न स्टेट। ओके, सो इसका डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी देखा था कि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का क्या मतलब होता है। द फैक्ट दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन द मिड 20th century एज एन एडवांटेज टू द मेकर्स insofar as they can take cognizance of various constitutional process। अब ये चीज़ है कि जिस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस आ रहे थे। बहुत सारे डिफरेंट ट्रेडिशंस को हम लोगों ने देखा, बहुत सारे रिवॉल्यूशंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हो चुके थे। 3 वेरी मेजर एक्सपीरियंस वी आर हैविंग व्हेन वी वर ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, 3 to 4। फर्स्ट वाज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन and coming of the American Constitution. Okay, then after French Revolution and establishment, क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में नेचुरल राइट्स को सबसे पहले द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो है इन द ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है नेचुरल राइट्स को जगह दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब कि वी हैव सॉलिडिफाइड दिस कंसेप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो, और natural right becomes the most indispensable thing and something which the human being are born with. Okay, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का जो कंसेप्ट है, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट वो आ चुका था।
और ये पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोगों ने वहाँ से लिया कि कैसे इक्वलिटी को फ्रेम करना है, फ्रेटर्निटी को फ्रेम करना है और लिबर्टी को फ्रेम करना है। देन आफ्टर आप जर्मनी के वेइमर रिपब्लिक में जो इमरजेंसी प्रोविजन था, बिकॉज की इमरजेंसी इज वन ऑफ द वेरी मेजर एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट समटाइम्स कुछ लोग इसको एज अ बोल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वेरी डार्क आर्टिकल भी बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसी पे डेंट मारता है। बट कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो हैं, उनको लगा था कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू द नेचर ऑफ क्वालिटी दैट इंडिया इज हैविंग, बिकॉज इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी था और डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनल रिवॉर्ड्स जो थे इंडिया के आज़ादी के बाद। सो देयर वाज ऑलवेज अ थ्रेट कि इंडिया के किसी न किसी पार्ट में किसी तरीके का रिवोल्ट हो सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ सर्टेन पावर चाहिए होता है, बिकॉज की गवर्नमेंट अपने आप को टोटल फेडरेशन को डिक्लेयर नहीं की थी। इंडियन गवर्नमेंट क्या था कि ऐसे जो डिफरेंट स्टेट्स के एसोसिएशन से बना था, बट स्टेट जो है वो अपने पावर को सिसीड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सिसीड फ्रॉम द यूनियन, सो दे हैव कम एंड दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द यूनियन। ओके, सो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है, बट स्टेट जो है वो डिस्ट्रक्टेबल है। सो ओवरऑल इस फेज में क्या है, इस वे में जो इंडियन यूनियन है जो यूनिटरी है। फेडरल नेचर में क्या आ जाता है कि लिस्ट जो है डिवाइडेड है, पावर्स जो डिवाइडेड है, और जब किसी अगर स्टेट को किसी पार्टिकुलर सेक्शन में पावर दे दिया गया तो वहाँ पे यूनियन इंटरवीन नहीं कर सकती है। सो दैट इज़ वेयर द स्टेट जो है वो अपना अथॉरिटी जो है वो क्लेम करते हैं। उस केस में जो है वो स्टेट और सेंटर का रिलेशन जो है वो फेडरल नेचर ऑफ द रिलेशन में आ जाता है, एंड दैट ऑल्सो इज द बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इमरजेंसी जो है वो डायरेक्टली हिट करता है। अगर किसी तरीके का नेशनल या स्टेट इमरजेंसी लगता है तो वो जो ये फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डाइल्यूट कर देता है, और सेंटर जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी हो जाती है और टोटल एरिया को कंट्रोल करने लगती है, टोटल पावर को कंट्रोल करने लगती है। सो डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट काइंड ऑफ रिवॉल्यूशंस एंड डिफरेंट ह्यूमन एक्सपीरियंस होते थे, जिसको हम लोगों ने इनकलकेट किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उतारा भी है। नाउ डीपीएसपी भी हम लोगों ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, बिकॉज की जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था, बिकॉज स्टेट वाज नॉट एबल टू गिव एवरी राइट्स टू इट्स सिटीजन, बिकॉज कि उसके लिए जिस लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी चाहिए था वो स्टेट के पास नहीं था। तो कुछ राइट्स इन्फोर्सेबल भी थे, कुछ राइट इन्फोर्सेबल नहीं थे, बट कुछ राइट जो इन्फोर्सेबल नहीं थे उसको हम लोगों ने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रखा कि वो पब्लिक पॉलिसी का पार्ट बनाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। डीपीएसपी का बोलने का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये डायरेक्ट करते हैं, दिस प्रिंसिपल डायरेक्ट द स्टेट एज टू हाउ टू रूल दी स्टेट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो स्टेट इफ एनी काइंड ऑफ पॉलिसी इज बीइंग मेड बाय द स्टेट, तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा। सो दीज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स जो हैं वो डायरेक्ट करते थे कि कैसे स्टेट पॉलिसीज बने। सो आप देख सकते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो अमेरिकन एंड कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन राइट्स से जो फेडरलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अडॉप्टेड इन इंडिया इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द अमेरिकन सिस्टम। सो इसमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। ये तो ऑब्वियस बात है कि जो मेजर पोर्शन ऑफ द आप बोलिए जो टेक्निकल पोर्शन है, जिसमें कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का पूरा कंसेप्ट जो है वो हम लोगों ने ब्रिटेन से उठाया हुआ है। सो तो एज इट इज़ वो उठा के रखा हुआ है, उसमें सर्टेन चेंजेस हैं, बट जो ओवरऑल पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोग के यहाँ ऑपरेट करता है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट से मैच करता है। अब डिफरेंस क्या है वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था अपने रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर में, कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। नाउ आवर पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। हमारा सुपरमेसी लाई किसके साथ करता है? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ करता है। सो देयर इज डिफरेंस, बट द टेक्निकलिटीज एंड मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो वर्क करने का तरीका है वो ब्रिटेन में और इंडिया में सिमिलर है। सो फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों ने वहाँ से लिया है। इट्स सिस्टम ऑफ प्रेरोगेटिव रिट्स जो है, जो रिट्स हम लोग इशू करते हैं आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर, देयर आर सर्टेन रिट्स, एंड वो जो रिट्स है वो प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग हुआ करते थे। मोनार्क का प्रेरोगेटिव होता था, उनके नेम पे ये रिट्स इशू किए जाते थे। नाउ उस कंसेप्ट को हम लोगों ने लिया है अपने सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में, एंड जो प्रेरोगेटिव रिट्स का कंसेप्ट है दैट इज यूज्ड फॉर एक्सरसाइजिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो स्टेट के अगेंस्ट अगर स्टेट किसी भी तरीके से राइट का वायलेशन करती है,
सो उसके अगेंस्ट में दिस रिट्स जो है उनको इन्वोक किया जाता है। सो ये जो फंक्शन मॉडल ये हम लोग जुडिशरी में पढ़ेंगे उसको और अच्छे से डिटेल में। जो रिट्स होते हैं सर्शियोररी, मैंडेमस, कोवारेंटो एंड ऑल ऑफ दिस रिट्स जो हैं, हेबियस कॉर्पस, ऑल ऑफ दिस रिट्स जो हैं वो जुडिशरी के सेक्शन में हम लोग देखेंगे। which plays a crucial role in protecting legal rights and ensuring just judicial control over the administrative action in Britain's contribution to India. So overall हम लोग रिट्स को इशू करते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, वैसे ये कॉमन राइट्स के लिए भी इन्फोर्स किया जा सकता है, बट ओवरऑल जो सिस्टम ऑफ कोर्ट जो उनको यूज़ करती है इज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। Australians' experience has been specially used for ordering the center-state financial relationship. Inspiration has come from Irish Constitution of Directive Principal State Policy जो हम लोगों ने देखा, and then after Government of India Acts का तो मेजर पोर्शन हम लोगों ने लिया हुआ है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रीसीड करता है, बिकॉज लास्ट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1947 आया था उसके पहले 1935 का आया था, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस को डिफाइन किया था ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज कि जो फर्स्ट टाइम दे वर हैविंग दिस थिंग कि अब इनको बिकॉज कि वर्ल्ड वॉर के पार्टिसिपेशन के बाद और ये चीज़ ब्रिटिशर्स में आ गया था कि बिकॉज कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडियंस जो हैं वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। वो फेज़ उन लोग के लिए काफ़ी डार्क फेज़ था, दो कि दे हैव एक्सप्लॉइटेड इंडियन इन एवरी नूक एंड कॉर्नर दे कुड हैव। सो बट थोड़ा लीनियंसी उसमें उन लोगों में आ गया और वो लोग पावर ट्रांसफर एंड रेगुलेशंस पे आ गए कि ओके द अल्टीमेट पावर हम लोगों के पास रहेगा, वी विल बी दी सोवरेन, बट जो इंटरनल इंडिपेंडेंसी है, जो स्टेट का सोवरेनिटी है, वो प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो सोवरेनिटी इन लोग देने के लिए रेडी हो गए। एंड फॉर दैट दे हैव कम विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको कि स्लेवरी एक्ट के तरीके से भी बोला गया था। जो क्रिटिक थे वो ये भी बोले कि वो फर्दर इंस्लेवमेंट के लिए जिस एक्ट को पास करने की कोशिश की जा रही है ब्रिटिशर्स के द्वारा, बट ओवरऑल जो वर्बैटिमली जो उस लैंग्वेज को हम लोगों ने कैरी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट पार्ट जो कि पार्लियामेंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल को फर्निश करता है, वो हम लोगों ने यूज़ किया है। नाउ द सेकेंड क्रिटिक विच केम वॉज कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कार्बन कॉपी और नॉट। ओके, सो जो मेजर क्रिटिक थे उन लोगों ने ये भी कहा कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कार्बन कॉपी क्रिएट करके जो ओवरऑल इंडिया ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर लिया है। सो वेदर इस एलिगेशन में किसी तरीके का सच है भी या नहीं भी, ये देखने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी डीपली देखने की ज़रूरत है। नाउ देयर आर 3-4 थिंग्स विच आर वेरी मेजर व्हेन इट कम्स टू द मेकिंग ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे द फर्स्ट थिंग इज द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बोला जाता है कि यूएस से हम लोगों ने फेडरल नेचर लिया है, बट क्या हम लोगों ने टोटली फेडरेशन बना लिया एज पर दी कॉपिंग द यूएस कैरेक्टरिस्टिक? ऐसा है नहीं। हम लोगों ने फेडरल नेचर को लिया और फेडरल नेचर को अपने स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अपने बैलेंस के तरीके से डाला। नाउ सेकेंडली, जब हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को भले ही हम लोगों ने लिया, द वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो है वो हम लोगों ने 1935 के एक्ट से कैरी किया, बट वी हैव नॉट गिवन आवर पार्लियामेंट दी अल्टीमेट सोवरेनिटी, और पार्लियामेंट्री सुपरमेसी जो है वो नहीं हुआ, बिकॉज कि देयर वाज अ लॉन्ग वॉर गोइंग ऑन बिटवीन द कोर्ट्स एंड द गवर्नमेंट कि वेदर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को क्रिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। बट इन द वेरी फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी इज नोवेयर। पार्लियामेंट इज अ क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना और कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट आया, तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे कभी ओवररूल कर नहीं सकता। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का अथॉरिटी किन्होंने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को किसने फॉर्म किया था? पीपल ने फॉर्म किया था। सो अल्टीमेटली पीपल जो है वो उनका ही जो से है, और वी द पीपल के थ्रू हम लोग आते हैं और बोलते हैं कि वी द पीपल आर गिविंग टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बोलने का ये मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट सोवरेनिटी पीपल में डाल रहा है। सो देयर इज अ वेरी फंडामेंटल डिफरेंस। सो ये नहीं कहा जा सकता। एंड इन एवरी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, while adopting some principle and institution developed in other democratic and federal countries, it yet strikes new path, new approaches and patterns. So हम लोगों ने हर एक चीज़ को उठाया। जैसे थर्ड चीज़ क्या है? सोशलिज्म।
we call ourselves as a socialist society. So whether this socialism का जो core nature है वो हम लोगों ने रशियन फेडरेशन से उठा लिया, या फिर जो कम्युनिज्म का डेफिनेशन है सोशलिज्म का उसको उठा लिया, सो ऐसा नहीं है. सोशलिस्ट स्टेट हम लोगों ने बनाया, बट हम लोगों ने उसको इस बैलेंस तरीके से बनाया कि जो फ्री मार्केट सोसाइटी है, जो उसका लिबर्टी को प्रिजर्व रखते हुए जो ओवरऑल स्टेट का प्रोटेक्शन है उसको प्रोवाइड कराया. सो सोशलिज्म का एक बहुत डेफिनेट बैलेंस जो है इंडियन सोसाइटी में देखा जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे इसके डेफिनेशन को. फेडरल खासकर ये जो दीज टू डेफिनेशन है जिसमें कि हम लोग बोलते हैं फेडरल नेचर एंड सोशलिस्ट नेचर ऑफ दिस सोसाइटी. सो व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म वी आर हैविंग? सो आर वी लाइक चाइना और रशिया, जहाँ पे कि टोटल स्टेट कंट्रोल है एवरी पार्ट ऑफ दी, और देर इज नो फ्रीडम एंड लिबर्टी इन दी प्राइवेट एरिना? तो ऐसा है नहीं. स्टेट जो है वो पार्टिकुलर कुछ एरिया पे अपना रखती है कि स्टेट किसी एरिया को मोनोपोलाइज कर सकती है, बट मोस्टली जो जितने भी ट्रेड एरिया हैं, बिजनेस के एरिया हैं, वो सब के सब फ्री मार्केट सोसाइटी के लिए ओपन है, और वहाँ पे फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ओपन किया गया है. स्टेट जो है एक प्रोटेक्टर के रूप में रहती है. अगर कहीं पे किसी तरीके का इशू आता है या फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट होता है तो वहाँ पे स्टेट इंटरवीन करती है और एक्ट करती है एज अ गार्जियन, एज अ प्रोटेक्टर. सो दैट इज द काइंड ऑफ सोशलिज्म वी आर हैविंग. जब फेडरल नेचर का बात आता है तो उसमें भी हम लोग उसी तरीके का बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन. सो किसी भी फंडामेंटल को उठाया गया है तो उसको पार्टिकुलरली इंडिया ने काफ़ी इनोवेट किया है, और इनोवेशन इस लेवल का हुआ है कि इंडिया अपने आप में सिंगल ऐसा कंट्री की तरह इमर्ज किया है जिसका इनोवेशन इतना ज़्यादा बढ़िया रहा है. बल्कि कुछ क्रिटिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा था कि जिस लेवल पे इस चीज़ को किया गया है, जो कार्बन कॉपी जो कहते हैं, और जो कहते हैं कि इसको सब्सटेंशियली पूरा वर्ड से भर दिया गया है, बहुत ज़्यादा लेंदी बना दिया गया है, और टेक्निकल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत दिन सर्वाइव नहीं करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा. सो आफ्टर 60 and 70 years वी आर स्टिल स्टैंडिंग, एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा लिबरल माइंड से बहुत एनालिसिस के बाद बनाया गया, और 10 से 15 साल तक भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर पाया और फेल हो गया. तो इस स्टांस इस एरिना में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नथिंग, इससे कहीं भी कम नहीं है, बिकॉज कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी 300-400 ईयर्स तक सर्वाइव कर गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी 60 to 70 years, 75 years we are having, and we are still standing like काफ़ी strongly. It makes bold departure in many respects from the established constitutional norms and introduces many innovations, जैसे कि area of central-state relationships to achieve twin objective of promoting the unity and rigidity, reducing the rigidity inherent in the federal system. सो कैसे फेडरेशन और यूनियन के बीच में जो बैलेंस स्ट्राइक किया गया सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को लेके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना इनोवेशन है. मेक सेवरल प्रोविजन वाज ओरिजिनल इन कंसेप्शन as nothing parallel to these is to be found in any of the federal constitution of the world. It makes a distinct contribution to the development of theories and practice of federalism in general. So in general कुछ ऐसे innovations हुए हैं जिसको कि further कहीं भी दुनिया में उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन को या फिर उस चीज़ के इनोवेशन को नहीं देखा गया, जैसे लाइक द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म ऑल्सो. ठीक है, सो इन अ वे काफ़ी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन वी आर हैविंग. सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. सो व्हाट इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लेंदी, इलैबोरेट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. एक चीज़ तो है कि बिकॉज की डॉक्यूमेंट्स, ऐसा भी क्रिटिक बोलते हैं कि लॉयर्स पैराडाइस है, बिकॉज की बहुत सारे लॉयर्स थे, मोस्टली लॉयर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, और काफ़ी हैवी एंड टेक्निकल वर्ड का जो है लीगल वर्ड्स का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से कि बहुत इलेबोरेट हो गया, बहुत लेंदी हो गया, बहुत डिटेल भी हो गया. बट देयर इज़ अ रीज़न कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल क्यों बनाया गया था. ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, हम लोगों के पास 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे. टुडे काफ़ी अमेंडमेंट्स के बाद जो है 441 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स वी आर हैविंग. So we are having the longest of the organic laws now. That are existing in this recent global world. Okay, so इतना लेंदी बनाने का बिकॉज कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करता है, और
जो कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटर्न है बट काफ़ी छोटा है, ओनली 14 अमेंडमेंट्स आर देयर, ओके। नाउ 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, बट व्हाई इज इट सो? ऐसा है इसीलिए बिकॉज कि यूएसए में हर एक स्टेट जो है 50 स्टेट्स है, उन सब का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज एवरी स्टेट इज अ सोवरेन स्टेट इन देमसेल्फ, सो दे हैव नॉट सीसीडेड देयर पावर टू द यूनियन, सो दे आर हैविंग देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर वो चाहें तो इस फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। सो ये सब एक साथ आए हैं, स्टेट्स एक साथ आए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वो हुआ है। ना कि इंडिया के केस में क्या हुआ है कि पहले यूनियन बना है और यूनियन बनने के बाद स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। सो यूनियन के थ्रू स्टेट आए हैं, यूनियन के थ्रू स्टेट का आइडेंटिफिकेशन हुआ है। इंडियन यूनियन बना है और इंडियन यूनियन के अंडर स्टेट्स को दिया गया है अपना आइडेंटिटीज के, अच्छा दीज आर स्टेट्स, और स्टेट्स का ओवरऑल कंट्रोल जो है उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, सोवरेनिटी का, वो सब चीज़ लाइक इसमें करता है, सेंटर में लाइक करता है। यूएसए के साथ ऐसा नहीं है, एंड दैट इज़ वाई यूएसए इज़ हैविंग वेरी शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि सिर्फ राइट्स फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको जगह मिला है, और बाकी जितने भी प्रोसीजर्स लेट डाउन हैं और टेक्निकलिटीज़ लेट डाउन हैं और लॉज लेट डाउन है फॉर द ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट का डिफरेंट अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं उनका भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बस सेंटर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट सेंटर का जो रिलेशन है, प्लस जो ह्यूमन राइट्स जो है, जो फंडामेंटल राइट्स है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स है, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, देन अदर प्रोविजंस जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स को डिफाइन करते हैं, और जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया एंड द पावर ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, बहुत सारे ऐसे बॉडीज़ हैं जो कि स्टैट्यूटरी हैं, नॉन स्टैट्यूटरी, सब चीज़ जो है अंडर द सन यू कैन से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एंड दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इलेबोरेट है। और दूसरा कारण ये भी था कि हम लोग किसी भी चीज़ को कन्वेंशन पे नहीं छोड़ना चाहते थे। द सेकेंड रीज़न वॉज दैट कि लाइक यूके कॉन्स्टिट्यूशन है, अब यूके के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब क्या होता है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का ये मतलब होता है कि वहाँ पे जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ लॉ का, वो कॉमन लॉ, वहाँ पे एप्लीकेशन है कॉमन लॉ का, वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉमन लॉ, बिकॉज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन एज सच इन द यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बुक जो है वो नहीं है। वहाँ क्या होता है कि एवरी लॉ इज बीइंग टेस्टेड बाय द जुडिशरी और जजेस मेड लॉ, जिसको कि बोला जाता है कोई लॉ पास हुआ और लॉ पास होने के बाद वो क्या हो गया, पार्ट ऑफ द कन्वेंशन बन गया, ओके। अगर कोर्ट्स हैं तो कोर्ट्स उसको टेस्ट करती हैं ऑन ड्यू प्रोसेस, ओके। ड्यू प्रोसेस मतलब रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ पे टेस्ट किया जाता है। अब रूल ऑफ लॉ अगर फॉलो, रूल ऑफ लॉ में बोला जाता है कि एवरी लॉ शुड बी टेस्टेड ऑन द ग्राउंड दैट वेदर इट इज रीजनेबल, जस्ट एंड फेयर और नॉट। लॉ अपने आप में जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर होना चाहिए। सो और अगर उसके बाद ये पास होता है, देन आफ्टर दिस बिकम पार्ट ऑफ द कन्वेंशन और पार्ट ऑफ ऑल द कलेक्शंस, और ये टोटल जो कलेक्शन ऑफ लॉ होता है वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करता है, जो कि अनरिटन है, जो कि कलेक्ट होते जाता है और मोस्टली कन्वेंशनल फॉर्म में होता है। सो दैट इज वाई हम लोग कहते हैं कि वो अनरिटन है। सो अब ये क्या है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सो पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है, बट पार्लियामेंट्री सुपरमेसी अपने आप रूल ऑफ लॉ से गाइड होती है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ ही गाइड कर रहा है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को भी। सोवरेनिटी अपने आप में अनलिमिटेड टाइप ऑफ पावर को क्रिएट नहीं कर रहा है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम बट इट इज गाइडेड बाय द रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं फॉलो करेगी तो सुप्रीम जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उसको नल एंड वॉइड क्रिएट कर देगी और वो लॉ रिजेक्ट हो जाएगा। सो इट इज नॉट दैट दे कैन डू एनीथिंग, बट एवरी लॉ विच दे आर पासिंग इज पार्ट ऑफ अ कॉमन लॉ प्रोसेस, बिकॉज की कॉमन लॉ तरीके से जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं वो पास कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो है वो लॉ बनने के बाद एज अ कन्वेंशन बन जाते हैं। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में वी आर हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है, अल्टीमेट सुप्रीम सोर्स ऑफ लॉ है, ठीक है, जो लॉ ऑफ द लैंड इसको बोलते हैं। अब इसके थ्रू जो है वो पार्लियामेंट जो है वो क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्लियामेंट इज क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिला है लॉ बनाने का,
जो कि रेगुलेट करेंगी, सोसाइटी के फंक्शनिंग में हेल्प करेंगी। अब क्या है, अगर ये कोई लॉ बनाती है बीइंग द क्रीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको टेस्ट किया जाता है ऑन द ग्राउंड कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है कि नहीं। अब ये टेस्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर ये टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि दे आर नॉट वायलेटिंग तो एक गुड लॉ होगा, और दे आर वायलेटिंग तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा। सो पहले कॉन्स्टिट्यूशन आया एंड देन आफ्टर लॉ आया, और लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के 4 वॉल्स के अंदर ही बनाया जा सकता है। बट अमेरिका में ऐसा, यूके में ऐसा नहीं है। यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, यहाँ पे पार्लियामेंट इज अ क्रीचर। सो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, लॉ को रूल ऑफ लॉ पे बेंच पे टेस्ट किया जाता है, देन आफ्टर वो कन्वेंशन का पार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली इस कन्वेंशन को ग्रुप करते हैं तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द आउटकम ऑफ पासिंग ऑफ द लॉज, एंड हियर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द वेरी ओरिजिनल थिंग जहाँ से सब चीज़ इनिशिएट होता है। सो दैट इज द डिफरेंस। एक बार और हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। सो दैट इज हाउ वी आर हैविंग द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। First, the Indian Constitution deals with the organization structure not only of the central government but the states. फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, क्रूशियल इंपॉर्टेंस है। वाइल अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली स्केलेटल प्रोविजन, हम लोगों में काफ़ी इलैबोरेट डिटेल है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिड्यूस्ड इन राइटिंग मेनी अनरिटन कन्वेंशन। अब हम लोगों ने देखा कि यूके में बहुत सारा चीज़ कन्वेंशन के तौर पर चलता है बिकॉज देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कन्वेंशन। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है कि legislature is executive is responsible to the legislature, okay, and every member is collectively responsible to the parliament or to the house. So minister का collective responsibility जो है वो parliamentary procedure ये सब जो है ये convention पे है, but Indian constitution में हर एक चीज को लिखा गया है, okay. तो responsible government यहीं से आता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज वन ऑफ द फीचर्स जो हम लोगों ने उस समय नहीं देखा था, सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव जो है इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। अब ये चीज दिखाता है कि वी आर नॉट हैविंग द टोटल सेपरेशन ऑफ पावर। अब टोटल सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ पे होता है? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी टोटली सेपरेटेड विंग रहते हैं, जैसे कि अमेरिका में है। अमेरिका में एग्जीक्यूटिव अलग है टोटली। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। लेजिस्लेचर में जो 2 हाउसेज हैं वो लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है, वो लोग लॉ बनाते हैं, वो टोटली इंडिपेंडेंट विद एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव से एक्शन से लेजिस्लेटिव के एक्शन को फर्क नहीं पड़ रहा है, दे आर वर्किंग पैरेलली। सो दोनों डिफरेंट एरिना होते हैं। एंड देन आफ्टर जुडिशरी है, ओके, जुडिशरी एक टोटल। तो इंडिया में जुडिशरी तो एक अलग विंग है, बट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव मर्ज है इस तरीके से कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि लेजिस्लेटिव। वो हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। Fourthly, there exist various communities and groups in India to remove the mutual distrust among them. It was quite necessary to include constitution details. अब ये सब रीजंस हैं जिसमें बोला जाता है कि क्यों डिटेल है। हम लोग के यहाँ डीपीएसपी भी काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड है, और डीपीएसपी जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स को दिखाता है। अब यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ मैं, इसके पहले शायद वेदर वी हैव डिस्कस्ड और नॉट, आई डोंट रिमेंबर, बट वी आर हैविंग 4 काइंड ऑफ राइट्स। सोशल, फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, and then social and economic rights. So civil and political rights we are having, and social and economic rights we are having, okay. So civil and political rights are part of the fundamental rights that are legally enforceable. Social and economic rights are not legally enforceable. It is part of the constitution and it is written in the DPSP form. अब डीपीएसपी में इसलिए रखा क्योंकि उसके पास, स्टेट के पास वो फैसिलिटी नहीं था कि वो प्रोवाइड कर सके, अफोर्ड कर सके इतना सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स जो है। अगर फंडामेंटल राइट्स में हो जाते तो स्टेट उस तरीके का इकोनॉमिक कैपेसिटी में नहीं था कि उस तरीके से प्रोवाइड कर सके राइट्स को। सो दैट इज वाई वी हैव यूज्ड अ सेपरेट विंग्स। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ लिया गया था और डीपीएसपी क्रिएट हुआ। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम लोग सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, अब ये क्या शेप करती है स्टेट के पॉलिसीज को, ओके। Lastly, Constitution contains not only fundamental principles of governance but also administrative details: citizenship, official language, government services, electoral machinery. In other constitution, these matters are left easily to be regulated by the ordinary law of the land. But सब चीज़ों को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल ला के एम्बिट में ला के रख दिया है ताकि एक सर्टेनिटी मिले, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले। किसी भी चीज़ को ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू, हाँ,
कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम लोगों ने डिवीजन बना दिया है कि किस चीज़ को किस लेवल ऑफ अमेंडमेंट के थ्रू जो है अमेंड किया जा सकता है, वेदर बाई मेजर, जैसे मेजर थिंग जिसमें कि चेंज करना है आपको फंडामेंटल राइट्स, तो आपको वेदर दे फॉर्म्स बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और उसके लिए मेजोरिटी किस लेवल का चाहिए होगा, 2/3 ऑफ द टोटल मेजोरिटी चाहिए होगा, वेदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगा, ठीक है। तो सो देयर आर डिफरेंट स्कीम जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड देन आफ्टर हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट्स चाहिए होता है, इंटर स्टेट रिलेशंस अगर कुछ ऐसा है जिसको कि अफेक्ट कर रहा है, फेडरल नेचर को अफेक्ट कर रहा है कोई अमेंडमेंट, तो दैट इज व्हाई एवरीथिंग अंडर दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ ऑल ऑफ दिस प्लीज गो थ्रू इट, एंड ये जितने भी चीज़ें वो डिफाइंड हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। The former of Indian Constitution, however, felt that unless these provisions was contained, तो ये है फ्रेमर्स ने सोचा ऐसा, ठीक है। तो ये है कि अगर नहीं लिखा जाता तो जो स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द कंट्री जो है वो जियोपार्डाइज हो जाता। और हम लोगों ने ओवर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को दिया है, हम लोगों ने किसी चीज़ को इस पर नहीं छोड़ा, बिकॉज देयर वॉज ऑलवेज like we were having a very traumatic experience under the British rule, जिसमें कि काफ़ी दो they claimed all over the process की rule of law का हम लोग काफ़ी चलता फिरता एग्जाम्पल हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन, बट जब रूल करने पे आता है तो बहुत रूथलेसली, बहुत अगेंस्ट दी वेरी रीजनेबिलिटी ऑफ द लॉ रूल किया गया है, जिसमें कि इंडियंस काफ़ी ज़्यादा पेरिश भी हुए हैं। एंड देयर वॉज ऑलवेज दिस थ्रेट एंड ट्रॉमा इनसाइड द इंडियंस कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी ओपनिंग छोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो हो सकता है कि वो चीज़ हम लोगों को आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, एंड दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स एक्स्ट्रा सिक्योर हमेशा से चले हैं। दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बल्कि बनाया गया है, बिकॉज कि एवरीथिंग अंडर द सन विच कुड हैव बिन टेकन एज अ रीजन ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है ताकि चीज़ें जो एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एंड जो वो चलता रहे, और किसी भी तरीके से कंट्री जो है किसी तरीके से जियोपार्डाइज ना हो। Form of administration has a close relation with the form of constitution, and the former must be appropriate to and in some sense as the latter. It is quite possible to pervert the constitutional mechanism without changing its nature, without changing its form, by merely changing the form of the administration and making it inconsistent with and opposed to the spirit of the constitution. Now it's a very important thing to understand. अब ये बोलता क्या है कि फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो टेक्निकल फॉर्म है जिस तरीके से बनाया गया है, जो कि प्रॉपर असिस्टेंस देता है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए, अगर उसको उसके फॉर्म को चेंज कर दिया गया, एंड ये पॉसिबल है कि उसके फॉर्म को चेंज करने से मियरली बाय फॉर्म चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको इनकंसिस्टेंट बना देते हैं, अपोज टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, तो टोटल जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है वो अपने आप में ही डैमेज हो जाएगा, ओके, सबवर्ट हो जाएगा। जो ओवरऑल जो पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबवर्ट कर देंगे। दैट व्हाट यू कुड नॉट हैव डन डायरेक्टली यू विल डू इट इनडायरेक्टली। दैट इज़ वाई इस थ्रेट की वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ। So, India was emerging as an independent country after a long spell of foreign rule. यही तो सबसे बड़ा फियर था हम लोगों का। तो कंट्री लैक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हम लोग कभी भी अपने आप में कभी डेमोक्रेसी नहीं रहे हैं। तो अमेरिकन जो जो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर रहे हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का जो चीज़ इंट्रोडक्शन जो है वो हुआ है, वो भी तब हुआ है जब आज़ादी की तरफ हम लोग आने लगे, तो फिर धीरे धीरे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो इनकलकेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंश्राइन करता है। बट एट द कोर ऑफ वेरी आवर हार्ट, जिस तरीके से अगर ये कहा जाए कि बाय द वेरी सेंस ऑफ द इंडियन विलेजेस जो हैं जिस तरीके से वर्क करते थे, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे ही वर्क करते थे हमेशा से, बिफोर कमिंग ऑफ द मुगल्स एंड
दी दिल्ली सल्तनत, उसके पहले बहुत ऐसा जगह था जहाँ पे कि विलेज लेवल पे रूल होता था, और विलेज लेवल पे लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपने डे टू डे लाइफ में जो है वो प्रैक्टिस करते थे. सो देर वॉज ऑलवेज एट द कोर ऑफ द वेरी इंडियन हार्ट जो है डेमोक्रेसी लाइक करता है. इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग कि हम लोग को डेमोक्रेसी से ऑन द मेजर स्केल जो है वो बाद में फ्रेंडशिप होता है. सो दैट इज़ वाई कि अचानक के डेमोक्रेटिक लेवल्स आए थे तो अननेसेसरली कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा था. कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, और इसीलिए दे इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इंस्टेड ऑफ लीविंग इट टू द लेजिस्लेचर सो दैट द होल मैकेनिज्म मे बिकम वायबल. ओके, सो दैट इज़ हाउ, इसी कारण से दीज ऑल आर रीजंस जहाँ जिसकी वजह से उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्कोप फॉर दो नॉट सो मच एज द ब्रिटेन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशंस. इट लीव्स अ नंबर ऑफ मैटर टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द ऑर्डिनरी. इसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि जिसकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पर हम लोगों को छोड़ा हुआ है, और इट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर कन्वेंशन. रिलेशनशिप बिटवीन, नाउ अब इसमें क्या क्या आते हैं. प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नर के रिलेशनशिप को नहीं डिफाइन किया गया. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा. सर्टेन थिंग्स विच आर स्टिल रेस्टिंग इन द आर्म्स ऑफ द कन्वेंशन, कि कन्वेंशन डिसाइड करेगा कि कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं. प्रेसिडेंट गवर्नर के रिलेशनशिप को, और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशनशिप को. द कंसेप्ट ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है फॉर एक्ट्स ऑफ द ऑफिशियल्स. द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कहीं भी डिफाइंड नहीं है. State and county in a state and council, the appointing of the state governor का appointment कैसे होता है कन्वेंशन पे डिपेंड करता है. डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है ये कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये कन्वेंशन ही है कि जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स कैरी करेगा उसको बुलाया जाएगा. इट रेस्ट इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट कि वो किनको बुलाते हैं फॉर मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट. The relationship between the president and the governor are some of the matters which are left to be evolved by the convention. So convention still plays a very important role in the Indian society as well as in the British society also. But majorly हम लोगों ने most of the convention को cover करने का कोशिश किया है constitution के through. कुछ चीज़ें जिसमें कि constitution still अभी नहीं बताता वो अभी भी convention के form पे चल रही होती है, जिनको कि हम लोगों ने अभी देखा है. Okay. So Convention of the Britain does not operate so much in India, though this mainly is because most of the convention of British constitution has been evolved in the context of two-party system, while India is a multi-party system. So there is always a difference. दोनों कितना भी ज़्यादा similarities हो, so there is a world of difference between different kind of systems जो है, और इसीलिए इंडिया कभी भी डिपेंडेंट रहा नहीं, कभी भी कार्बन कॉपी वाला जो कंसेप्ट है उसको फॉलो किया नहीं गया है. हाँ, बहुत सारे चीज़ें सबसे काफ़ी इवॉल्व थे. इसलिए देयर वाज अनरीजनेबली वर्क करना किसी चीज़ को फिर से बनाने में, जो कि पहले से आपके पास प्लेट में बना के दिया, जैसे राइट्स का इवोल्यूशन हो गया. सो व्हाट वाज देयर इन नीड ऑफ अप्लाइंग योर माइंड इन डेवलपमेंट ऑफ द राइट्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन established in certain revolutions in certain countries or in the constitution of the certain democratic countries. So there was no need of that. So we have simply taken all the rights, fundamental natural rights from there, and according to the needs and डिमांड्स ऑफ आवर ओन सोसाइटी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है. अब उसमें भी आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा जो है इवोल्यूशन आपको हर एक आर्टिकल में दिखेगा. इंडिया ने कैसे कैसे इवोल्यूशन किया. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू स्टडी कि इंडिया कैसे डिफरेंट पार्ट्स को लेके अपने लिए कैसा इनोवेटिव पार्ट्स बनाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वर्किंग ऑफ द पार्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी जो है वो हेल्प करता है. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर ओनली. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कवर करने का सेकेंड लेक्चर में जितना रेस्ट ऑफ दी salient feature of the constitution है. दिस चैप्टर इज लिटिल बिग, थोड़ा सा लंबा जा सकता है, but still we will try to cover all of these in 2 lectures. Okay, so thank you and have a nice day.